नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज हम देखने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग के नोट्स जो कि फ्लेमिंगो बुक का दूसरा चैप्टर है। और आज हम सिर्फ पार्ट 1 के नोट्स देखेंगे। पार्ट 1 मतलब जो साहेब का स्टोरी है जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। हम सिर्फ उसी स्टोरी के क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे। और जो मुकेश का स्टोरी है उसका जब वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो पहले इसको देखने से पहले आपको चैप्टर का समरी क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है यार। तो अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है तो मैंने समरी बनाया है इस चैप्टर के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक ज़रूर कर लेना। तो आइए अब हम इन क्वेश्चन और आंसर को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग? तो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेखक कौन है? उसके लेखक हैं एनिस जंग। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एनिस जंग जो है वो फीमेल राइटर है, ना कि मेल। ये आप ध्यान से याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द ओरिजिनल बुक फ्रॉम विच दिस प्रोज इज एन एक्सक्रेप्ट। तो जिस किताब से ये चैप्टर लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग को लिया गया है, वो किस किताब का ये मतलब चैप्टर पार्ट है? तो जिस किताब से इस चैप्टर को लिया गया है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा जरूर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज साहेब? साहेब कौन है? देखिए आंसर, साहेब इज अ रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी दिल्ली। तो साहेब एक कूड़ा उठाने वाला है जो सीमापुरी दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साहेब? तो साहेब जो है, साहेब का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है, साहेब का पूरा नाम है साहेब आलम। देखिए मैंने डायरेक्टली साहेब आलम लिख दिया है, आपको एग्जाम में लिखना है द फुल नेम ऑफ साहेब इज साहेब आलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द आयरोनी इन साहेब्स नेम? तो साहेब के नेम में आयरोनी क्या है? देखिए आंसर, द आयरोनी इन साहेब्स नेम इज दैट हिज फुल नेम साहेब ए आलम मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, where he was actually a very poor boy, a rag picker who didn't even have shoes to wear। तो देखिए इसका मतलब, साहेब जो है, साहेब का पूरा नाम है साहेब आलम। तो साहेब आलम का मतलब होता है पूरे विश्व का स्वामी, पूरे विश्व का, दुनिया का मालिक। जबकि एक्चुअल में क्या है, हकीकत ये है कि वो एक बहुत ही गरीब लड़का है और दुनिया का राजा होना, दुनिया का मालिक होना तो दूर की बात है, उसके पास एक चप्पल तक नहीं है पहनने को। तो यही आयरनी है कि उसका नाम का मतलब है दुनिया का मालिक और एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा गरीब लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? तो साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? तो देखिए इसका आंसर, साहेब इज लुकिंग फॉर नोट्स, कॉइन्स एंड अदर यूजफुल स्टफ्स इन द गार्बेज डंप्स। तो इसका मतलब है कि साहेब नोट्स, मतलब पैसों का नोट होता है ना, 5 रुपये 10 रुपये का नोट, ऐसे नोट्स, और कॉइन छुट्टे पैसे, मतलब तो पैसे, नोट वगैरह, या फिर दूसरी मतलब कोई भी काम की चीज़ें, वही वो ढूंढ रहा है गार्बेज में, मतलब कूड़े में। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, हु सेड दिस? तो ये जो लाइन है, एक्चुअली ये साहेब का जो स्टोरी है उस स्टोरी का नाम ही है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो इसको बोला था साहेब ने कि मैं कभी कभी 1 रुपये का कॉइन पा लेता हूँ गार्बेज में, मतलब कूड़े में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, व्हेयर एंड व्हेन डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? तो साहेब का जो परिवार है वो कब आया था और कहाँ से आया था? तो देखिए इसका आंसर, साहेब एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971। तो साहेब और उसका पूरा परिवार ढाका बांग्लादेश से आया था 1971 में। ढाका जो है शहर है बांग्लादेश का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई साहेब एंड हिज फैमिली वाज माइग्रेटेड टू सीमापुरी? तो इसका मतलब है कि साहेब और उसके परिवार जो है वो क्यों आ गए थे बांग्लादेश से सीमापुरी में? तो इसका आंसर है, इन ढाका देयर फील्ड्स एंड होम वेयर स्वेप्ट अवे बाय मेनी स्टॉर्म्स, सो साहेब एंड हिज फैमिली लेफ्ट द प्लेस एंड वेयर माइग्रेटेड टू सीमापुरी। तो ढाका में उनके खेत और घर उजाड़ दिए थे तूफान ने, तो इसीलिए वो सीमापुरी आ गए, ढाका से वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुम डज द ऑथर एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग? तो ऑथर का मुलाकात किसके साथ होता है रोज सुबह? तो देखिए इसका आंसर, एवरी मॉर्निंग द ऑथर एनकाउंटर्स अ यंग रैक पिकर नेम्ड साहेब। तो रोज सुबह ऑथर की मुलाकात एक जवान कूड़ा उठाने वाले लड़के से होती है जिसका नाम है साहेब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि है नंबर 11, व्हाट इज साहेब वेयरिंग? तो साहेब ने क्या पहना है या फिर साहेब क्या पहन रहा है?
इसका आंसर है साहेब इज वेयरिंग डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. ही इज ऑल्सो वेयरिंग अ पेयर ऑफ टेनिस शूज, one of which have a hole in it. But it doesn't bother Sahib because someone who has walked barefoot, even wearing a shoe with a hole in it, is like a dream come true. तो देखिए इसका मतलब क्या है, साहेब ने क्या पहना है, साहेब ने डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहना है, मतलब छोटे पैंट्स उसने पहना है और फीके रंग वाला एक शर्ट पहना है उसने, और उसने पहना है टेनिस शूज़, मतलब समझ लीजिए स्पोर्ट्स शूज़, या फिर टेनिस खेलते हैं ना जो जूते पहन के, वो जूता उसने पहना है, और उन जूतों में से एक जूते में क्या है, एक छेद है. लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें छेद है या फिर वो ठीक है, क्योंकि साहब ज़िंदगी भर खाली पैर, नंगे पैर चला है, तो एक छेद वाला जूता भी वो पहन सकता है. ये उसके लिए एक सपने के पूरा होने जैसा है. तो आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज सीमापुरी. सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के पास ही एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द गार्बेज इज लाइक गोल्ड फॉर साहेब एंड अदर रैग पिकर्स लाइक हिम. तो इसका मतलब है जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो क्यों साहेब और उसके जैसे बाकी कूड़ा उठाने वाले लड़कों के लिए सोने के जैसा है. तो देखिए इसका आंसर, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स scrounge in the garbage to find coins, notes and other useful things, and when they find anything useful from there, it becomes a source of great happiness for them. So the garbage is like gold for Saheb and other rag pickers like him. तो देखिए इसका मतलब है, साहेब और जो बाकी कूड़ा उठाने वाले होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, वो कूड़े में से कॉइन्स और नोट्स जो होते हैं ना, 5-10 रुपए के नोट्स या फिर छुट्टे पैसे, कॉइन्स वगैरह, ये सब ढूंढते रहते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें ढूंढते रहते हैं. और जब भी वो ऐसी कोई चीज़ पा लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने एक कॉइन उन्होंने पा लिया या फिर नोट उन्हें मिल गया, तो ये बहुत ही एक खुशी देता है उन लोगों को. तो वो एक गोल्ड की तरह वो मानते हैं इनको. मान लीजिए सडनली आपको कोई यूज़फुल चीज़ उसमें दिख गई, तो आप फिर चाहेंगे उसे वहाँ पे खोजे कि शायद मुझे और भी कुछ मिल सकता है वहाँ से. तो इनके लिए एक ऐसा मेंटालिटी बन गया है कि वो इन्हें गोल्ड की तरह ही देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डजंट साहेब गो टू स्कूल. तो साहेब जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाता? आंसर है, साहेब डजंट गो टू स्कूल बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड. तो साहेब स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसके आसपास में कोई स्कूल है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साहेब सेड दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, व्हाट डिड द ऑथर आस्क हिम एंड हाउ. तो जब साहेब ने कहा कि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, तब ऑथर ने उनसे क्या पूछा और क्यों पूछा. तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड है. तो देखिए इसका आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा. और यार अगर आंसर में किसी के भी आंसर में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछना, मैं ट्राई करूँगा आपको उसका कन्फ्यूजन दूर कराने का. इसका आंसर देखिए, when Saheb said that there is no school in his neighborhood, the author asked him that if she starts a school, then will Saheb come? She asked this half jokingly, but Saheb took it seriously. So when a few days later Saheb met the author again, he directly asked the author that was her school ready. This is because he thought that the author was going to make a school, when the author didn't mean that. तो देखिए इसका मतलब क्या है, जब साहेब ने कहा ऑथर से कि वो तो स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो ऑथर ने उससे ये पूछा कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम आओगे उस स्कूल में पढ़ने. तो उसके जवाब में तो बोल दिया साहब ने कि हाँ ज़रूर आऊँगा. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, देखिए ऑथर ने जो पूछा कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम आओगे, ये बात उन्होंने सीरियसली नहीं कहा था, उन्होंने ये एक मजाकिया तौर पे कहा था. लेकिन साहब ने क्या किया, साहब ने इस बात को सीरियसली ले लिया कि हाँ ये बोल रही हैं, ये पूछ रही है कि क्या अगर ये स्कूल बनाए तो क्या मैं जाऊँगा, इसका मतलब ये है कि वो स्कूल बनाने वाली हैं. तो ऐसा सोच लिया साहब ने. तो कुछ दिन बाद जब फिर से साहब की मुलाकात हुई ऑथर के साथ, तो बिना कुछ और पूछे डायरेक्टली साहब ने पूछ लिया कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है. तो ऐसा ऑब्वियसली उसने इसलिए पूछा कि क्योंकि ऑथर को, मतलब उसने सोचा था कि ऑथर स्कूल बनाने जा रही हैं, जबकि ऑथर सीरियस नहीं थी. ऑथर का ये मतलब नहीं था कि, मतलब पूछ लिया कि यार अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम आओगे, तो उसने सोच लिया कि वो शायद स्कूल ही बना रही हैं. लेकिन क्या करे, वो भी तो एक बच्चा ही है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछो यार. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं.
Why is the author embarrassed at having made a promise that wasn't meant? तो देखिए, लेखिका ने एक वादा किया जिसको वो निभा नहीं सकी, तो इस बात के ऊपर वो शर्मिंदा क्यों है? देखिए इसका आंसर, द ऑथर इज एम्बेरेस्ड बिकॉज शी couldn't keep her promise with Saheb, even though she didn't say anything seriously. She half-jokingly asked Saheb that if she makes a school, then will he come? But Saheb seriously thought that the author was going to make a school. So after that, when Saheb met the author again, he asked her that was her school ready. So it became an embarrassing moment for the author. तो देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे लेखिका इसलिए शर्मिंदा है क्योंकि उन्होंने वादा नहीं निभाया जो उन्होंने साहेब के साथ किया था। भले ही उन्होंने सीरियसली नहीं कहा था साहेब से कि वो स्कूल बनाएंगी, लेकिन फिर भी साहेब को ये सीरियसली लगा था। लेकिन एक्चुअल में जो हकीकत ये है कि उन्होंने बस मजाकिया तौर पे साहेब से पूछा कि अगर वो स्कूल बनाए तो क्या साहेब आएगा। तो उन्होंने तो हाफ जोकिंगली ये पूछा, लेकिन साहेब ने इस बात को सीरियसली ले लिया और अगली बार जब साहेब के साथ वो मिली तो साहेब ने पूछ ही लिया कि क्या आपने स्कूल बना लिया है। तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था लेखिका के लिए। तो इसी वजह से वो बोल रही हैं कि यहाँ पे शी फेल्ट एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाजंट मेंट। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड? तो देखिए इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये लाइन तब बोला था लेखिका ने जब वो अपना वादा नहीं निभा पाई थी। हालांकि वो वादा नहीं था, चलिए फिर भी इसका मतलब ये है कि लेखिका ने तो ये कहा कि मैंने जो वादा किया था वो तो मैं नहीं निभा पाई, लेकिन ऐसे झूठे वादे इन साहेब जैसे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत से हैं। मतलब बहुत से ऐसे झूठे वादे इनसे किए जाते हैं जिन्हें निभाए नहीं जाते। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर फेल्ट एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाजंट मेंट इवन दो इट वाज अ प्रॉमिस ओनली फ्रॉम साहेब्स पॉइंट ऑफ व्यू। Then the author thought that, but promises like mine abound in every corner of this bleak world, which means that Saheb and other poor boys like him have too many promises like this in their life. These promises are just made to them and then forgotten. These are never filled. तो देखिए इसका मतलब जब लेखिका को ये समझ आया कि वो अपना वादा नहीं निभा पाई, उनको थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुआ। हालांकि वो वादा सिर्फ साहेब के पॉइंट ऑफ व्यू से था, साहेब के नज़रिए से ही वो एक वादा था। लेकिन लेखिका ने तब सोचा कि मेरा वादा तो मान लिया झूठा हो गया, लेकिन ऐसे झूठे वादे बहुत ही ज़्यादा होते हैं इन साहेब और इन गरीब बच्चों की ज़िंदगी में। तो वो चीज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गरीब तो वो है ही, और बाकी जो नेता वगैरह पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं ना, वोट का होता ना कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये तो वादे ही हैं। तो वादे किए जाते हैं, जब उनका काम हो गया तो वादा भूल दिया जाता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो इस टाइप का वो बताना चाह रही है कि वादे उनसे किए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। हालांकि ये सब मेंशन नहीं है जो मैंने वोट नेता का एग्जांपल दिया, लेकिन एंगल वही है, आपको बस समझ लेना है। तो यही इसलिए बोल रहे हैं कि दे हैव टू मेनी प्रोमिसेस इन देयर लाइफ बट दीज प्रोमिसेस आर जस्ट मेड टू देम एंड देन फॉरगॉटन। मतलब वादे उनसे किए जाते हैं और फिर उन्हें भुला दिए जाते हैं, उन्हें कभी पूरा नहीं किया जाता। When does the army of barefoot boys come to roam on the streets and when do they disappear? तो जो नंगे पैरों वाले लड़के हैं वो कब आते हैं घूमने रास्ते पे और कब चले जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर, द आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज कम टू रूम ऑन द स्ट्रीट्स इन द मॉर्निंग एंड दे डिसअपियर एट नून। तो नंगे पैरों वाले लड़के जो होते हैं वो सुबह को आते हैं घूमने रास्ते पे और दोपहर को वो गुम हो जाते हैं वहाँ से। What are the excuses that the ragpicker boys offer for not wearing चप्पल्स? तो चप्पल ना पहनने के लिए कौन कौन से बहाने देते हैं ये कूड़ा उठाने वाले बच्चे, यही है सवाल। देखिए इसका आंसर, The ragpicker boys offer different excuses for not wearing chappals. One boy says that his mother doesn't bring the chappals down from the shelf. Another boy who has worn unmatched chappals says that even if his mother brings the chappals down from the shelf, he will throw them off. And one boy explains that it's a tradition to stay barefoot. तो देखिए इसका मतलब क्या है,
अलग अलग बहाने देते हैं ये बच्चे कि मैं इसलिए चप्पल नहीं पहनता, मैं इसलिए चप्पल नहीं पहनता। एक लड़का क्या बोलता है, उसकी माँ चप्पल उससे उतार के नहीं देती। क्या बोलते हैं उसे, थक बोलते हैं शायद, बंगाली में तो थाक बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या होता है ना यार। वॉल के साइड में ऐसे रखा होता है, वहाँ पे सामान रखते हैं, चलिए आप समझ लीजिएगा, थक हो या जो भी हो, वहाँ से मतलब चप्पल उतार के नहीं दिया जाता, उसकी माँ नहीं देती उसे। एक लड़का ये बोलता है। दूसरा लड़का ये बोलता है कि अगर उसकी माँ उतार के चप्पल दे भी देती है तो वो क्या करेगा, वो फेंक देगा उसे। और एक और बच्चा बोलता है कि ये ट्रेडिशन है, मतलब रिवाज है कि खाली पैर रहना। तो ये है उनके एक्सक्यूजेस। What does the author think about the reasons given by the boys for not wearing chappals? तो चप्पल ना पहनने का जो बहाना उन बच्चों ने दिया है, इसके बारे में लेखिका का क्या सोचना है, देखिए। The author thinks that the reasons given by the boys for not wearing chappals is just an excuse to explain a perpetual state of poverty. It's extremely tough for them to afford a pair of chappals. तो लेखिका ये समझती है कि जो बहाने उन्होंने दिए हैं, ये बहाने सिर्फ उनकी गरीबी को दर्शाते हैं। ये काफ़ी मुश्किल है उन जैसे बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए भी एक चप्पल के जोड़े एफर्ट करना, खरीदना। What was the story which the man from उडुपी told the author? तो उडुपी का वो कौन सा कहानी है जो ऑथर को बताया था एक लड़के ने, एक आदमी ने, सॉरी। तो देखिए इसका आंसर। The man from Udupi told the author that as a young boy he used to go to school near a temple where his father was a priest. He used to stop at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, when the author visited that town and the temple, he saw a new priest and a young boy. The young boy was wearing shoes. Then the author remembered the prayers of another young boy. The author also thought that the young boy, like the son of the priest, has shoes, but poor boys like Saheb are still shoeless. तो देखिए इसका मतलब समझिए। उड़ीपाई का जो आदमी है वो ऑथर से ये स्टोरी कहता है कि जब वो छोटा था तब वो स्कूल जाता था, जिस स्कूल के पास एक मंदिर भी था। तो उस मंदिर में उसके पापा क्या करते थे, पुजारी थे। तो वो रोज़ मंदिर में जाके भगवान से एक जोड़े जूते के लिए प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक जोड़े जूते दिलवा दो। तो फिर क्या हुआ, 30 साल बाद लेखिका ने उसका वो टाउन विजिट किया और टाउन में जाके उन्होंने वो मंदिर को भी देखा। मंदिर में नया पुजारी था और एक नए लड़के से भी उनकी मुलाकात हुई। एक यंग लड़का था जो जूते पहना हुआ था वहाँ पे, और उसके जूते देख के लेखिका को उस लड़के का जो प्रेयर था वो याद आया, जो वो लड़का दुआ करता था कि भगवान मुझे जूते दे दो। तो उसने दुआ किया और अभी इसके पास हैं जूते, इस नए लड़के के पास। कई लोग ये कंफ्यूज कर देते कि दोनों लड़का सेम था। अरे यार, दोनों लड़का सेम कैसे होगा। देखिए यहाँ पे वो लड़का स्टोरी बोलता है कि मैं जब छोटा था तब मैं स्कूल में जाता था, मेरे पापा प्रिस्ट थे, और अभी 30 साल बाद ऑथर यहाँ पे आए हैं। तो 30 साल में क्या वो छोटा बच्चे ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का वो था जिसने स्टोरी ऑथर को सुनाई, वो प्रे करता था जूते के लिए, और 30 साल बाद ऑथर जब विजिट किए यहाँ पे तो उन्होंने नए प्रिस्ट को देखा, नए लड़के को देखा। तो यही है। तो उसके बाद देखिए उन्होंने उसके प्रेयर को याद किया जो वो लड़का करता था, पुराना लड़का। उसके बाद देखिए, द ऑथर ऑल्सो थॉट दैट द यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट हैज शूज बट पुअर बॉयज लाइक साहेब आर स्टिल शूलेस। तो ऑथर को यह ख्याल आया कि यार प्रिस्ट पुरोहित का जो लड़का है उसके पास भी जूते हैं, लेकिन साहेब जैसे लड़के अभी भी नंगे पांव घूमते हैं। When and where did the people who live in सीमापुरी come from? तो कहाँ से और कब जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो यहाँ आए थे। तो पीपल हु लिव इन सीमापुरी केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। तो जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। हाउ मेनी रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी? तो सीमापुरी में कितने कूड़ा उठाने वाले रहते हैं? तो सीमापुरी में तकरीबन 10,000 कूड़ा उठाने वाले रहते हैं। 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन? तो सीमापुरी में सर्वाइव करना मतलब क्या है इसका? सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। तो सीमापुरी में बचे रहना, सर्वाइवल मतलब कूड़ा उठाना, यही है वहाँ का मेन सर्वाइवल स्किल या फिर कह सकते हैं वे।
उसके बाद देखिए व्हाट इज गार्बेज फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। तो कूड़ा जो है क्या है सीमापुरी के लोगों के लिए? गार्बेज इज लाइक गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। तो सीमापुरी के लोगों के लिए कूड़ा सोने की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव द रेक्पिकर बॉयज एंड देयर फैमिलीज बीन लिविंग हेयर इन सीमापुरी। तो कितने समय से ये कूड़ा उठाने वाले बच्चे और उनके परिवार जो है सीमापुरी में रह रहे हैं? इसका आंसर है द रेक्पिकर बॉयज एंड देयर फैमिलीज हैव बीन लिविंग हेयर इन सीमापुरी फॉर मोर देन 30 ईयर्स। तो कूड़ा उठाने वाले बच्चे और उनके परिवार 30 साल से भी ज़्यादा समय से सीमापुरी में रह रहे हैं। दैट्स रियली समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ द पुअर पीपल ऑफ सीमापुरी। तो जो गरीब लोग रहते हैं सीमापुरी में उनका लाइफस्टाइल आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए आंसर है यहाँ पे, द पुअर पीपल ऑफ सीमापुरी लिव हेयर विदाउट एनी परमिट। तो सीमापुरी के गरीब लोग यहाँ पे बिल्कुल ही परमिशन के बिना रहते हैं। आगे देखिए इसका आंसर, बट दे डू हैव देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड ऑल्सो दे हैव रेशन कार्ड्स विच अलाउज देम टू बाई ग्रेन। They believe that the food is more important than their identity. Some of them are satisfied if at the end of the day they can just feed themselves and go to bed without an aching stomach. Children grow up here and start rag picking, which is the way of survival in Simapuri. And the garbage is like daily bread for them. Even if there is a leaking roof over their head, there is nothing that they can do about it. बट फॉर अ चाइल्ड एवरीथिंग वॉज मोर पेनफुल देन अदर्स। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिना परमिशन के रहते ज़रूर हैं लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनकी वजह से इनके पास रेशन कार्ड भी है और इसकी वजह से वो अनाज भी खरीद सकते हैं। वो ये मानते हैं कि खाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी से, परिचय से ज़्यादा खाना ज़रूरी है। और लॉजिकल बात है यार, कभी आप भी इमेजिन करके देखो, इतना गरीब अगर आप भी हो जाए तो आप ऑब्वियसली खाने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे रादर देन थिंकिंग अबाउट द आइडेंटिटी। देखिए उसके बाद उनमें से कुछ लोग तभी खुश हो जाते हैं जब वो मतलब दिन के अंत में कुछ खाना उन्हें मिल जाता है, वो खाली पेट सोने नहीं जा रहे होते हैं, कुछ खा के वो सोने जा रहे होते तभी वो सेटिस्फाइड हैं। जो बच्चे यहाँ पे बड़े होते हैं वो बड़े होने के बाद ही कूड़े से चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं, वही उनका सर्वाइवल का वे हो जाता है। और गार्बेज जो है मतलब जो कूड़ा है वो तो उनके लिए डेली ब्रेड की तरह है। और अगर उनके छत में भी कोई मान लीजिए छेद है तो तब भी वो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकते, उस छेद को ऐसे छेद ही रहने देना होता है उनको, वो हेल्पलेस हैं। लेकिन ये जो मतलब मुश्किल लाइफस्टाइल है ना कि भूखे पेट अगर नहीं सोए तो ही खुश हैं और कुछ नहीं है हमारे पास, ये सब तो ठीक है। लेकिन एक बच्चे के लिए आप सोचिए, देखिए लास्ट लाइन जो है, बट फॉर अ चाइल्ड एवरीथिंग वाज मोर पेनफुल देन अदर्स। जब कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन में ग्रो होता है तो उसको सोचिए कितना तकलीफ होता होगा। इट्स अनबिलीवेबल मैन। नंबर 31 देखिए, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो साहेब क्या टी स्टॉल में काम करते हुए खुश है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो आंसर देखिए, नो, साहेब इजंट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। He has lost his carefree look. The steel canister is heavier for him as compared to the plastic bag he used to carry. Even though he was getting 800 rupees with all his meals at the tea stall, but still he was no longer his own master. तो देखिए इसका आंसर है नहीं, साहेब बिल्कुल ही हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है उस टी स्टॉल में काम करते हुए। उसने अपने चेहरे का जो बेपरवाहपन होता है ना कि जब मान लीजिए आप जब किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, आप कम ही पैसे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी है कि हाँ यार जब मुझे मर्जी होगा काम करूँगा, जब नहीं होगा नहीं करूँगा, तो एक बेफिक्र सा रहते हो आप, तो वो उसने खो दिया है। और जो स्टील का जो बर्तन है जिसमें दूध कैरी करते हैं वो उसके लिए ज़्यादा भारी है उस प्लास्टिक बैग की तुलना में जो वो पहले कैरी करता था। प्लास्टिक बैग तो लेके कूड़ा उठाता था ना, वो उसके लिए हल्का था, लेकिन अभी जो स्टील का ये बर्तन वो कैरी करता है वो उसके लिए ज़्यादा भारी है। हाँ ये बात सही है कि वो 800 रुपये उसे मिल रहे हैं वहाँ से और खाना भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मर्जी का मालिक नहीं रहा। वाई पुअर बॉयज लाइक साहेब नेवर गिव अप होप। तो साहेब जैसे गरीब लड़के जो होते हैं वो क्यों उम्मीद नहीं छोड़ते कभी। तो देखिए इसका आंसर, पुअर बॉयज लाइक साहेब समटाइम्स फाइंड अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज। Sometimes if they are lucky enough, then they even find a silver coin in the garbage. So they are always searching for something useful in the garbage with the hope
टू फाइंड समथिंग। तो साहेब जैसे गरीब लड़के क्या क्या करते हैं, कभी कभी वो एक कॉइन पा लेते हैं, 1 रुपये का नोट मिल जाता है उन्हें, कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है उन्हें उस कूड़े में से, और कभी अगर वो ज़्यादा खुशकिस्मत हैं तो उन्हें एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है वहाँ से। तो वो हमेशा ढूंढते रहते हैं उसी गार्बेज में, और हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ यूजफुल काम की चीज़ उन्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई गार्बेज इज गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। तो सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज क्यों सोने के जैसा है? देखिए इसका आंसर, गार्बेज इज गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी बिकॉज रैक पिकिंग इज द वे ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, इट इज देयर डेली ब्रेड एंड ऑल्सो मीन्स अ रूफ ओवर देयर हेड्स। तो कूड़ा इसलिए उनके लिए सोने के जैसा है क्योंकि रैक पिकिंग जो है मतलब कूड़ा उठाना वहाँ सर्वाइवल का वे है, सर्वाइवल का ही रास्ता है। मतलब सर्वाइवल मतलब वो वहीं से ज़िंदा रहते हैं, उनको सब कुछ वहीं से मिलता है, उनका डेली ब्रेड भी यही है रैक पिकिंग, और उनके सर के ऊपर जो छत है उसकी वजह भी यही रैक पिकिंग ही है। तो इसलिए गार्बेज ही उनके लिए सोने के जैसा है। सोना मतलब गोल्ड, हाँ, स्लीप नहीं, नींद वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What are the different meanings of garbage for the children and the elders of सीमापुरी। तो गार्बेज मतलब कूड़े का मतलब बड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग है। वो क्या है? फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी गार्बेज मीन्स wrapped in wonder and for elders it means survival। तो बच्चों के लिए ये एक चौंकाने वाली चीज़ है, मतलब सरप्राइजिंग थिंग कह सकते हैं आप, वंडर। तो बड़े लोगों के लिए क्या है? बड़े लोगों के लिए ये वे ऑफ सर्वाइवल, मतलब यहीं से उनका खान पान रहना वहना सब कुछ यहीं से मिलता है, यूजफुल थिंग यहीं से मिलता है। तो 2 अलग अलग मतलब है, अलग अलग चिल्ड्रन के लिए और एल्डर के लिए। तो यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगा कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है तो कमेंट में पूछिए, और जैसे कि मैंने बोला कि इन सारे पेजेस का HD पिक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है जो मुकेश का स्टोरी है उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा, या फिर शायद आ भी चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको समरी देखना है इस चैप्टर का तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।